हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल कुमार मिश्रा, बीएससी बी फार्म एम फार्म गोल्ड मेडलिस्ट पीएचडी वेट। आप लोगों का डिमांड था कि डिप्लोमा का जो फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम है, इसमें लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस नहीं चले हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आया होगा। ऑनलाइन तो क्लासेस चल रहा है, हमारे वहाँ बेसिकली चला है उधर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बेस्ट हो सकता है एट ए ग्लैंस मैं आपको बता रहा हूँ। एट ए ग्लैंस का मतलब जो भी क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। जो भी एग्जाम के दिन बचे हुए हैं, इसके लिए मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 1 बाय 1 सीक्वेंस में अपने सिलेबस को अपने सामने रखिए, सिलेबस रखिए, पेज रखिए और पेन रखिए। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप ड्रग्स के नाम नोट करते जाइए, मैकेनिज्म का नाम नोट करते जाइए और सीधे सीधे आपको क्विक रिवीजन कर लेंगे। इससे आपका मैक्सिमम कोर्स कवरेज आपका हो जाएगा। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ये ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखिए क्या है कि ऐसे देख लेते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो केमिकल मैसेंजर है वो एड्रेनलिन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो केमिकल मैसेंजर है वो एसिटाइलकोलिन है। एड्रेनलिन होने के चलते इसको हम लोग एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एड्रीनर्जिक, और इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक। क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक, ठीक है। और एड्रीनर्जिक में इसका जो, अगर हम स्पाइनल कार्ड की बात करें, ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में जो रीजन है ये अलग अलग रीजन होते हैं। इसमें है सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सेक्रल, कोक्सीजियल। तो एड्रीनर्जिक सिस्टम में जो नर्व्स निकलते हैं, इस तरह के जो नर्व्स निकलते हैं, इस तरह से नर्व निकलते हैं, ये देखिए यहाँ से निकलेगा प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पोस्ट। और जैसे मान लीजिए आई से बाइंड, ये आई से को दे रहा है, ये मान लीजिए हार्ट को दे रहा है, ऐसे हार्ट को दे रहा है, ये सब कुछ करिए कि ये लंग को दे रहा है, ऐसे लंग को दे रहा है, ऐसे। फिर कुछ मान लीजिए कि कोई ये यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो अलग अलग ये अलग अलग देखिए, ये अलग, ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, एक का प्री छोटा होता है, एक का पोस्ट बड़ा होता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री छोटा होता है, पोस्ट बड़ा होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसमें प्री छोटा होता है, पोस्ट बड़ा होता है, मतलब इसमें सिंपैथेटिक गैंग्लियंस भी पाए जाते हैं। तो ये मैं बनाया हूँ इसलिए कि जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है, इसमें जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, किस 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 रीजन के न्यूरॉन्स को, ना स्पाइनल कार्ड के किस रीजन के न्यूरॉन्स को, तो इसको बोलते हैं थोरेसिको लंबर आउटफ्लो, थोरेसिको लंबर। और ये है क्रेनियोसेक्टर, क्रेनियोसेक्टर आउटफ्लो, ठीक है ना। मतलब ये आपका स्पाइनल कार्ड है, यहाँ से एक नर्व निकलेगा, ये है, फिर ये है, फिर यहाँ पे ये आर्गन होगा, कोई भी आर्गन हो सकता है। तो ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है। यहाँ पे निकलेगा एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे भी निकलेगा एसिटाइलकोलिन, ये हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर यहाँ पे देखिए ये एसिटाइलकोलिन और फिर यहाँ पे निकलेगा एड्रेनलिन, तो ये हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक सिमिलरिटीज है प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल दोनों में, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। जो प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल है दोनों में केमिकल मैसेंजर होता है एसिटाइलकोलिन, जबकि पोस्ट में पैरासिम्पैथेटिक में होता है एसिटाइलकोलिन और सिंपैथेटिक में होता है एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन। इसलिए ये, अब ये जो रीजन पे क्या बोला, ये जो थोरेसिस रीजन से और लंबर रीजन से निकलेगा तो इसको बोलेंगे थोरेसिको लंबर आउटफ्लो, और क्रेनियो रीजन से और सेक्रल रीजन से निकलेगा तो इसको क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो बोलेंगे। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक और है एड्रेनलिन का, एक और भी बात देख लें कि उल्टा दोनों का काम हो रहा है, दोनों का जो ये करेगा उसका ही उल्टा। ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, ये हार्ट रेट को घटाता है। ये ब्रेंकियो, ये जैसे वेसो कंस्ट्रिक्टिव होता है, ये वेसो डायलेटिव होता है, ठीक है। वेसो कंस्ट्रिक्टिव मतलब ये क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट करता है, ये किसको कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, और ये डायलेटेट करता है, ये डायलेट करता है। तो इससे क्या होगा, इससे बीपी क्या होगा, डाउन होगा, और इससे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका एंटागोनिस्ट देंगे, एड्रेनलिन का एंटागोनिस्ट है प्रोपेनोलाल, क्या नाम है, प्रोपेनोलाल। तो क्या करेगा, जो बीपी को बढ़ने वाला ये बाइंड करता है तो बीपी बढ़ता, और प्रोपेनोलाल देंगे तो क्या होगा, बीपी घट जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन अगर हम दे रहे हैं उल्टा, इसका एसिटाइलकोलिन का उल्टा, जैसे ये एड्रेनलिन का उल्टा है, कौन एंटागोनिस्ट है प्रोपेनोलाल, बीपी एड्रेनलिन से बीपी बढ़ रहा है तो इसका एंटागोनिस्ट क्या होगा, बीपी घटाएगा। एसिटाइलकोलिन से क्या है, बीपी घटता है,
तो एट्रोपिन अगर हम देंगे तो बीपी बढ़ेगा, खास करके हार्ट रेट जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट जरूर ही बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक और चीज, जो एड्रेनलिन के एक्शन को, मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को, इसके जो मैकेनिज्म है, इसके एक्शन को, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को जो मिमिक करेगा उसको हम बोलेंगे सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोमाइमेटिक्स, क्या बोलेंगे, सिंपैथो। यहाँ पे जो इसके एक्शन को मिमिक करेगा इसको बोलेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। देखिए कुछ बड़ा नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक तो पढ़े हैं, पैरासिम्पैथो उसमें माइमेटिक्स मिमिक्री करना, राजू श्रीवास्तव किसी का आवाज निकालता है, वो केमिकल उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा केमिकल है जो पहले वाले केमिकल्स का सेम एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग मिमिक्स कर रहा है, तो उसी में सिंपैथोमाइमेटिक्स हो जाएगा। जो एड्रेनलिन का मिमिक करेगा वो सिंपैथोमाइमेटिक्स हो जाएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करेगा वो हो जाएगा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। अब यहीं पे इसका जो एंटागोनिस्ट है, जैसे एड्रेनलिन का एंटागोनिस्ट एंटी एड्रेनलिन प्रोपेनोलॉल है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मतलब एड्रेनलिन का जो मतलब मिमिक्री करेगा सिंपैथोमाइमेटिक्स हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको एंटागोनाइज करेगा तो हो जाएगा सिंपैथोलाइटिक्स, क्या हो जाएगा, सिंपैथोलाइटिक्स। और यहाँ पे हो जाएगा पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। अब ये जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, ये आप क्विक रिवीजन डिप्लोमा के लिए भी कर सकते हैं, एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए भी आप कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा अगर डिप्लोमा का सिलेबस एट ए ग्लेंस 4 से 5 स्लाइड में मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा ही लग रहा है, इसमें आपको पूरा रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। फार्मासिस्ट का, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम, इवन बी फार्म सब में आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ। फार्मासिस्ट के एग्जाम में इसी तरीके से इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, तो ये होगा पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। अब इसमें पढ़ना है, पहला ड्रग 1 by 1 आने लगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद से आपका सिलेबस लिखा हुआ है कोलिनर्जिक ड्रग। वो ड्रग जो एसिटाइलकोलिन को इफेक्ट करे और एसिटाइलकोलिन के तरह से एक्शन दे, तो कोलिनर्जिक ड्रग बोलेंगे, एसिटाइलकोलिन होगा, उसका प्रोटोटाइप एसिटाइलकोलिन होगा, ठीक है। फिर कौन से ड्रग, पिलोकार्पिन होगा, मेथाकोलिन होगा, पिलोकार्पिन, पिलोकार्पस ये है, ये प्लांट ओरिजिन से इसको हम निकालते हैं, ठीक है। एरिकोलिन होगा, तो ये सब ड्रग आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में जो एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर होने से बाइंड करे, एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर, पहले कोलिनर्जिक रिसेप्टर देख लेते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर में एक मस्केनिक रिसेप्टर होता है, एक निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, देख लेते हैं कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं कोलिनर्जिक में, कौन कौन से, एसिटाइलकोलिन पे कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। एक मस्क्रेनिक होता है, मस्क्रेनिक, इसमें होता है M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर। और एक और होता है निकोटिनिक, तो एक NM होगा और एक NN होगा, निकोटिनिक, निकोटिन से अफेक्टेड होता है, ठीक है। निकोटिन है टोबैकम वाला जो है, निकोटिन अब याद रखिए, ठीक है। तो M1, M2, M3, N और MN, ठीक है, ठीक है, तो ये 2 रिसेप्टर्स होगा। अब इसके जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो एट्रोपिन एक हो जाएगा, एट्रोपिन, हायोसियामिन नाम सुने होंगे, मुस्कोपान के नाम से मार्केट में आता है, हेमाट्रोपिन, ठीक है, आपका स्कोपलामिन, फिर इसको याद रख लीजिए पायरेंजिपिन, फिर आपके डाइसाइक्लोमिन के बाद से आप इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइपट्रोपियम ब्रोमाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट, प्रोपेंथालिन सोडियम, ये सब ड्रग्स आएंगे इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स में। एंटीस्पास्मोडिक में वही जो डाइसाइक्लोमिन बोला वही आता है। हालांकि आजकल नए एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स आ गए हैं जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं, एंटीकोलिनर्जिक का कई साइड इफेक्ट आता है ना, कि वो क्या कहते हैं, यूरिनरी वाइडनिंग नहीं कर पाता है, यूरिन बार बार होगा, पूरा साफ मतलब लगातार आराम से वाइड नहीं हो पाएगा, यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो 2 मसल्स होते हैं जो यूरिन को वो करते हैं, कंट्रक्शन रिलैक्सेशन करके और उसको आगे बढ़ाते हैं, मतलब अलग अलग फेज में रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन में। एक है डिट्रोसर मसल है, दूसरा है ट्राइगॉन मसल्स, जो यूरिन को डिट्रोसर और ट्राइगॉन मसल्स, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये ड्राई माउथ भी करता है एट्रोपिन, ठीक है। और फिर ये आपका इसमें मतलब
प्रोस्टेट का भी टाइप पे, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी टाइप का सिग्नल देने लगता है। तो एंटीकोलिनर्जिक कुछ साइड इफेक्ट भी है लॉन्ग टर्म पे यूज करने के लिए। तो इसलिए आजकल नया ड्रग ड्रोटावेरिन आ गया मार्केट में। ड्रोटावेरिन वो एंटी स्पास्मोडिक है, ड्रोटावेरिन मेवेरिन, जो आपका ड्रोटीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ट्रोस्पास के अवेलेबल है। ठीक है, अब एंटीकोलिनर्जिक के बाद है एंटीकोलिनिस्टेरेज ड्रग। एंटीकोलिनिस्टेरेज ड्रग, अब एंटीकोलिनिस्टेरेज ड्रग में ये भी एसिटाइलकोलिन के काम है। देखिए ये क्या है कि ये प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल है और ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल है। प्री और पोस्ट के बीच में यहाँ पे एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है। क्या नाम है? सिनेप्टिक वेसिकल्स। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये आपका बाइंड रहता है, मतलब यहाँ पे रहता है, क्रोमाग्रेनिन प्रोटीन होता है, इसके साथ ये बाइंड होता है, एडजार्ब होता है। अब एडजार्ब होने के बाद जब कैल्शियम और यहाँ से ये कपलिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बाहर की तरफ प्लस है, अंदर की तरफ माइनस है, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल जैसे खुलता है आता है तो फिर ये कपलिंग होता है, तो ये एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए कैसे रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। अब इस रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। क्या नाम है? एस्टरेज। अब ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज क्या करता है? एसिटाइल को डिग्रेड कर देता है। क्या करता है? एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देता है। तो डिग्रेड कर देगा तो यहाँ से चलेगा तो सही, लेकिन पोस्ट पे बाइंड नहीं होगा। ये प्री है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, तो बाइंड नहीं होगा। अभी किससे बाइंड होता है? ये पोस्ट है ना, तो पोस्ट वाला किसी इफेक्टर ऑर्गन से बाइंड होता है। इफेक्टर ऑर्गन मतलब जिसमें इसका इफेक्ट आएगा, मान लो हार्ट है या मान लीजिए लंग है या कोई भी स्वीट ग्लैंड से, कोई भी प्री पोस्ट इफेक्टर ऑर्गन यहां से चलेगा, इस पे बाइंड करेगा, ये इससे जुटा है तो अपना इफेक्ट इसमें देगा, तो इसको तो कंस्ट्रिक्ट करेगा या तो डायलेट करेगा, मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, लिपोलाइसिस करेगा, इस तरीके की एक्टिविटी ये करता है। तो अब ये बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं बाइंड करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम है, वो एंजाइम जिस तरीके से एडिनिलीन वाले में यहाँ पे दो एंजाइम पाया जाता था, मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए, मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, और एक और एंजाइम था कैटाकोलाओमिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, COMT, ठीक है। तो वो जब वो क्या करता था, उसको एड्रेनलिन को डिग्रेड हो जाता था, तो यहाँ पे बाइंड नहीं होने देता। उसी तरीके से एसिटाइलकोलिन के लिए ये एंजाइम है एसिटाइलकोलिनिस्टेरेज, ये इसको डिग्रेड कर देता है, इसको बाइंड नहीं होने देता है। तो अगर हम इसको इस एंजाइम को रोक दें तो ये डिग्रेड नहीं होगा, इससे फुली बाइंड होगा। तो इसके लिए ड्रग आता है पैराथियन, मैलाथियन, डिफ्लॉस, न्यूस्टिग्मिन और पैरिडिगोस्टिग्मिन। तो इतना आप याद रखिए, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। अब इसमें एक और भी चीज है, देखिए कई बार इसकी पॉइजनिंग भी हो जाती है। ये ज्यादा डोज में अगर हम लोग ले लेते हैं, ज्यादा डोज में जब हम ले लेते हैं, कौन से ड्रग? एसिटाइलकोलिनिस्टेरेज इनहिबिटर। अगर ज्यादा डोज में ले लेंगे तो क्या होगा? एसिटाइलकोलिन को ज्यादा एक्टिव बना देगा, तो इससे पॉइजनिंग हो सकता है। तो इस केस में हम लोग पैरेलिडोक्सिन देते हैं, या इसके पॉइजनिंग में मतलब एसिटाइलकोलिन का ज्यादा एक्टिविटी हो गया तो क्या करेंगे? अपोज कर दीजिए, एंटीकोलिनर्जिक दे दीजिए, एट्रोपिन दे दीजिए। जब एट्रोपिन दे देंगे तो इसका जो पॉइजनिंग हुआ है वो सॉल्व हो जाएगा। कई बार पूछा है एट्रोपिन टॉक्सिकोलॉजी में, एट्रोपिन देंगे तो एसिटाइलकोलिनिस्टेरेज के पॉइजनिंग को रोक देगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिनिस्टेरेज के पॉइजनिंग जब वो ज्यादा डोज में आपने ले लिया, एसिटाइलकोलिन ज्यादा डिग्रेड नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हुआ, इससे पॉइजनिंग भी हो सकता है। मतलब बैलेंस होना चाहिए ना, ज्यादा ना मोर ना लेस, एक हो गया। अब दूसरी बात, एट्रोपिन ज्यादा डोज में मतलब अगर एसिटाइलकोलिनिस्टेरेज अगर इनहिबिटर है, अगर ज्यादा डोज में ले तो एट्रोपिन दे सकते हैं या पैरेलिडोक्सिन पाम दे सकते हैं। लेकिन अगर एट्रोपिन ज्यादा ले ले तो क्या करेंगे? तो एसिटाइलकोलिनिस्टेरेज इनहिबिटर पैरिडिगोस्टिग्मिन या न्यूस्टिग्मिन दे सकते हैं। बात को समझिए, एसिटाइलकोलिन को जो कम कर रहा है, मतलब एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन पॉइजनिंग हो गया, तो एसिटाइलकोलिन को अगर बढ़ा देंगे तो पॉइजनिंग समाप्त। अगर एसिटाइलकोलिन का ज्यादा हो गया, मतलब न्यूस्टिग्मिन पैरिडिगोस्टिग्मिन आपने ज्यादा डोज में दे दिया, तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ गया तो एट्रोपिन दे दीजिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ट्रीटमेंट के लिए आप देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा। एट्रोपिन का पॉइजनिंग होगा तो इसको देंगे, पैरिडिगोस्टिग्मिन या ये न्यूस्टिग्मिन को। जब इसका पॉइजनिंग होगा तो एट्रोपिन को देंगे। दिमाग लगा लीजिए, देख लीजिए, जो बोला हूँ समझिए, उसको रोक करके होल्ड करके। वीडियो को आगे पीछे बैठ करके मैं बार बार बता चुका हूँ। दूसरा, एडिनर्जिक ड्रग। अब एडिनर्जिक ड्रग में वो ड्रग जो एडिनलिन को एक्टिवेशन के लिए रोके। एडिनलिन के एक्टिवेशन के लिए रोकने वाले कौन कौन से ड्रग्स हैं देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं एडिनलिन क्या करता है हमारी बॉडी में। तो हार्ट रेट को और बीपी को बढ़ाता है। इसमें भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है आपके हार्ट में, और यहाँ पे पाया जाता है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी में। बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाता है लंग में, फिर पाया जाता है आपके लीवर में, और फिर पाया जाता है आपके ब्लड वेसल में। और बीटा 3 रिसेप्टर जो है ये पाया जाता है एडिपोज टिश्यू में। फिर और भी कुछ रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 1,
और अल्फा 2 इतने रिसेप्टर्स हैं। जिस तरीके से एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर है M1, M2, M3, इसी तरीके से एड्रेनालिन के रिसेप्टर है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। इसमें रिसेप्टर है निकोटिनिक और मस्क्रेनिक, ये मस्क्रेनिक है और निकोटिनिक। इसी तरीके से इसमें अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए कौन कौन से ड्रग्स हैं, मतलब एड्रेनालिन के एक्शन को रोकने के लिए कौन कौन से ड्रग है। एड्रेनालिन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, बीपी को भी बढ़ाता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। तो इसको रोकने के लिए एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग होंगे। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग में है आपका प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल, मेट्रोपोलाल, बिस्प्रोलाल, नेंडोलाल, सोटालाल, ये सब ड्रग है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग है इसमें एंटीएलर्जिक में वो है नेंडोलाल। ये कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है, नेंडोलाल। और जो सबसे शॉर्ट एक्टिंग है वो है एस्मोलाल। क्या है, एस्मोलाल। अब इसमें सबसे जो हाई लिपोफिलिक ड्रग है तो वो है आपका प्रोपेनोलाल। कौन सा ड्रग है, प्रोपेनोलाल, ठीक है, प्रोपेनोलाल। तो ये बीपी में भी यूज होता है। कौन सा ड्रग है, ये बीपी में भी यूज होता है, ये एंजाइटी में भी यूज होता है, ये मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड के भी प्रॉब्लम में ये यूज होता है। हाइपरटेंशन, एंजाइटी, थायराइड डिसऑर्डर में, ग्रेव्स डिजीज में भी ये यूज होता है, ठीक है। और एसेंशियल ट्रिमर में भी ये यूज होता है। और ये किसी को फोबिया हो रहा है उस केसेस में भी यूज होता है, खास करके प्रोपेनोलाल। तो ये सब है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका एक और भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो खास करके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, उसको एक बाइक आप बंद करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम जारी करता है। एक बाइक बंद करने से कई लोगों की डेथ भी हो जाता है। एक बाइक इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते। कौन, किसको, बीटा ब्लॉकर। ध्यान देंगे। नेक्स्ट ड्रग है, नेक्स्ट ड्रग बेटा देख के बताता हूँ। नेक्स्ट ड्रग है इसमें एंटी एड्रेनर्जिक के बाद है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। वही एड्रेनर्जिक ड्रग्स और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर में ये पूरे आप एक कॉमन याद रख लीजिए, इसी का है, इसी का बीटा 1 का। एगोनिस्ट में तो सालबुटामॉल, सालमेट्रॉल और फार्मेट्रॉल आता है। और यहाँ पे जो ड्रग्स है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर का जो एंटागोनिस्ट है तो वो ड्रग है आपका एटिनोलाल, प्रोपेनोलाल और बिस्प्रोलाल। ये सब जो इतना लाभ है ये। इसके बाद से है न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट। स्पेशली न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट वही एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट, वही प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल को ही आपको लिखना है। जबकि गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट, गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट में क्या होता है कि ये जो है प्री सिनेप्टिक है और पोस्ट सिनेप्टिक है, इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर इसको हम ब्लॉक कर दें गैंग्लियन को, प्री सिनेप्टिक गैंग्लियन और पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियन, तो यहाँ पे अगर हम गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट करेंगे गैंग्लियन को, इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हेक्सामेथोनियम। ये एक्सपेशली मतलब जो निकोटीन है, निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। निकोटिनिक रिसेप्टर जो एगोनिस्ट होते हैं, अगर उसको हम डोज डिपेंडेंट दें तो ये मतलब गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट में काम करता है, ठीक है। निकोटीन कुछ हद तक आप देखेंगे तो ये क्वाटर्नी अमोनियम कंपाउंड जो मैं आपको बता रहा था एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, वो भी कुछ हद तक काम करते हैं। पाइरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन, गैंग्लियन ब्लॉकिंग। हेक्सामेथोनियम को आप ध्यान से याद रखिए। कौन सा, गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट आपके सिलेबस में। न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट, गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट। इसके बाद है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर मैंने एनएमजे है, एनएमजे जो न्यूरॉन को, जैसे क्या है कि ये मान लीजिए ये एक न्यूरॉन्स है, ये एक न्यूरॉन्स है, यहाँ पे सिनेप्टिक बटन्स है और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मसल्स फाइबर्स है, ये ऐसे 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 मसल्स फाइबर है। अब यहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन छोड़ रहा है, यहाँ पर भी ये छोड़ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये कौन सा ये ड्रग होगा जो एसिटाइलकोलिन को कम कर देगा, इससे ब्लॉक कर देगा, मतलब इसको पैरालाइटिक एजेंट भी बोलते हैं, इसको मसल रिलैक्सेंट एजेंट या पेरिफेरली एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, सबसे पहले ड्रग है डी ट्यूबरकुलारिन। डी ट्यूबरकुलारिन ये साउथ अमेरिकन एरो पॉइजनिंग करता है। जो साउथ अमेरिकन एरो पॉइजनिंग मतलब वही जो बाण आपको बताया है कि बाण है, इस बाण में क्या करते हैं सब जो वहाँ के साउथ अमेरिकन होते हैं वो यहाँ बाण में लगा देते हैं, हिरण वगैरह को मारते हैं और ये इतना ड्रिप करता है तो ये क्या करता है, मसल को ये क्या कहता है, पैरालाइटिक करता है। पैरालाइटिक करेगा तो यहाँ पे लगा दिए, ये नेचुरल सोर्सेज से निकाला जाता है, डी ट्यूबरकुलारिन प्लांट सोर्सेज से निकाला जाता है। और जब निकालेगा तो ये जैसे इसमें जाएगा, डिप होगा, ब्लड के अंदर ये मिलेगा तो वहाँ के मसल्स को पैरालाइज कर देगा। देखिएगा डिस्कवरी में दिखाता है जैसे एरो से मारते हैं सब, तो फिर उसके बाद से कोई भी हिरन है किसी भी चीज का शिकार करते हैं तो फिर वो बार बार पैर आगे आगे चलाता है, मसल तो पैरालाइज हो चुकी रहती है। तो इसलिए डी ट्यूबरकुलारिन का इस्तेमाल है। डी ट्यूबरकुलारिन इसका दूसरा नाम है ये कई बार पूछा गया है आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में, साउथ अफ्रीकन एरो पॉइजनिंग, ठीक है। तो एरो पॉइजनिंग भी आपको याद रहेगा, तभी भी आपका काम चल रहा है, ठीक है। डी ट्यूबरकुलारिन याद रहेगा।
फिर इसमें क्लोरोजोक्साजोन जो अब फ्लेक्सान में आता है, क्लोरोजोक्साजोन। फिर आप देख लीजिए क्लोरोजोक्साजोन के बाद से इसमें सक्सामेथोनियम आता है, फिर डेकामेथोनियम आता है। फिर ये पेरिफेरली है, सेंट्रली एक्टिंग में वही ड्रग आएगा बैक्लोफेन, लैरोसिल के नाम से आता है, टिजानिडीन, मेथकार्बामाल, मेफनिसीन, ये सब ड्रग्स आते हैं। मेफनिसीन, मेथकार्बामाल, बैक्लोफेन, टिजानिडीन, सक्सामेथोनियम, डेकामेथोनियम, ठीक है, डी ट्यूबरकुलारिन, क्लोरोजोक्साजोन, ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, कुछ हद तक आपको बता दें, याद रखिएगा, डायज़ेपाम भी मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। डायज़ेपाम याद रखिए, नोट कर लीजिए, डायज़ेपाम जो आता है ना मार्केट में बिना वो वेलियम, ये बेंजोडाइजेपिन्स में, तो ये करता है कौन, डायज़ेपाम, नाइट्राज़ेपाम, डायज़ेपाम नाइट्राज़ेपाम दोनों। उसके बाद से है ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस की जैसे मैं आपको अभी लेक्चर शुरू में ही सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा पार्ट वाले में तो मैं बता चुका हूं, अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बता चुका हूं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ग्रेव्स डिजीज, तीन याद रखिए, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मतलब आपका ये सेल है, आपका सेम सेल, आपका जितने बॉडी में सेल है, सेम सेल एक दूसरे से क्या है, कभी झगड़ा नहीं करते। आपका अपना ही सेल अपने ही सेल से झगड़ा करने लगे, अपना ही सेल अपने सेल से झगड़ा करने को क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में, सेल्फ और नॉन सेल्फ। सेल्फ सेल ही अपने सेल को नॉन सेल्फ समझ ले, उसको फॉरेन सेल समझ जाए और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दे अपने ही सेल के अगेंस्ट, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, फाइटिंग होगा। तो इस तरीके के मतलब प्रॉब्लम होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसी में यह है माइस्थीनिया ग्रेविस। उसमें होता क्या है कि प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स होता है, यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे रिसीप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इस रिसीप्टर्स में यहाँ से एसिटाइलकोलिन है, बाइंड करेगा यहाँ पे आकर के, अब इस पे ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बन जाता है। अब बन करके इसको डिग्रेड कर देगा, यहाँ से एसिटाइलकोलिन चलेगा, इसको बाइंड नहीं करेगा। दूसरा काम ये भी होता है, यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज होता है, ये जैसे बता चुका हूँ, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं ACHE, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ये एसिटाइलकोलिन या तो ये रिसेप्टर को डैमेज कर देता है, ठीक है, ये कौन सा माइस्थीनिया ग्रेविस में, या दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर से जो एसिटाइलकोलिन बाइंड होने के लिए आएगा ऊपर से, तो इसको ये एंजाइम डिग्रेड कर देता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए कौन सा ड्रग देंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए सबसे बेस्ट ड्रग है कौन सा, न्यूस्टिग्निन और पारिडिगोस्टिन। वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को यहाँ पे रोक देगा ताकि एसिटाइलकोलिन डिग्रेड ना हो, कम से कम जो है वो बाइंड हो इससे, तो माइस्थीनिया ग्रेविस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें अमिताभ बच्चन को ये बीमारी पाया गया है। ऑथेंटिक प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने कई बार न्यूज में देखा है, चर्चा करते हुए माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, माइस्थीनिया मतलब समझ लीजिएगा, माइस्थीनिया ऐसे देखिए, माइस्थीनिया इसी से आप लिख लीजिए, माय मतलब मसल्स की बात हो रही है, मसल्स की बात हो रही है, मसल्स की। अस्थीनिया मतलब आप समझ रहे हैं, एनेस्थेटिक टाइप, पैरालाइसिक टाइप का। ठीक है, एनेस्थेटिक मतलब नंबनेस टाइप का, मतलब वहां पे सेंसेशन नहीं मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया से आया है, तो मसल्स में एनेस्थीसिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पैरालाइटिक फॉर्म में होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइस्थीनिया, माइस्थीनिया ग्रेविस। ड्रग एक्टिंग एन आई। अब ड्रग एक्टिंग एन आई में बेटा क्या है, इसको हम लोग आकुलर फार्माकोलॉजी देखेंगे। क्या है, आकुलर फार्माकोलॉजी। ड्रग एक्टिंग एन आई में इसको हम लोग बोलते हैं आकुलर फार्माकोलॉजी, आकुलर फार्माकोलॉजी, आकुलर फार्माकोलॉजी। इसमें कौन कौन से टर्म पढ़ने हैं आपको, पढ़ना है माइडिएटिक्स। ठीक है, तो मैं एक माइडिएटिक्स पढ़ना है और एक ग्लूकोमा पढ़ना है, ग्लूकोमा। एक और दो टर्म और याद रख लीजिए, माइडिएटिक्स के बाद दो टर्म और याद रख लीजिए। एक है मायोसिस। ठीक है, मायोसिस का मतलब ये आपका आई है, इसमें जो प्यूपिल का साइज है वो इतना है, ये आपका आई है, प्यूपिल का साइज आपका ये है मायोसिस। मतलब प्यूपिल का साइज जब छोटा होगा तो इसको मायोसिस बोलेंगे, और जब प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो ये होगा माइडियासिस। ठीक है, और यही जब ये मसल्स यहाँ पे लगे होते हैं, सिलियरी मसल्स, अब यही इसको क्या करते हैं, घिस के कंस्ट्रिक्ट करते हैं और डायलेट करते हैं। तो माइडियासिस में क्या होता है, प्यूपिल डायलेट होता है। अब रैबिट ले लीजिए, रैबिट में एट्रोपिन का ड्रॉप डालिए, मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर इसको टेस्ट करने के लिए, आकुलर डायग्नोसिस करने के लिए यूज करता है, पूरे आई में प्यूपिल को डायलेट करके देखता है। ठीक है, तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज करते हैं, उसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माइडियासिस में ड्रग यूज होता है हेमाट्रोपिन या एट्रोपिन। ठीक है, ये याद रखेंगे। मायोसिस में
खास करके जैसे एसिटाइलकोलिन तो कुछ हद तक है, मतलब जाहिर सी बात है कि मियासिस उसका वो होगा, एगोनिस्ट होगा, ये एंटागोनिस्ट जब माइटोसिस कर रहा है। एक और क्वेश्चन आता है साइक्लोप्लेजिया, साइक्लोप्लेजिया फार्मासिस्ट में कोई पूछ सकता है, मतलब इतना ज्यादा बी फॉर्म के लेवल का है, इतना ज्यादा हाई फाइंडिंग, इन साइक्लोप्लेजिया याद रखिए। जब मसल्स को सिलेरी मसल्स पैरालाइज हो जाए ज्यादा टाइम के लिए, सस्टेन माइटोसिस हो, तो उसको बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया क्या बोलते हैं? साइक्लोप्लेजिया क्या बोलते हैं? साइक्लोप्लेजिया, सिलेरी मसल्स पैरालाइज हो गए, ठीक है, साइक्लोप्लेजिया। अब इसके बाद से ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा पहले देख लेते हैं ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा देखिए क्या है, ग्लूकोमा का नाम है, दूसरा नाम है आकुलर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये कितने तरीके का होता है आकुलर हाइपरटेंशन ग्लूकोमा? एक तो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, और एक होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, ठीक है। अब इसमें इतना ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बेसिकली किस लिए आप याद रखिए इसको, ये आकुलर हाइपरटेंशन है, ये इंट्रा आकुलर टेंशन के बढ़ने से होता है। क्या नाम है? इंट्रा आकुलर टेंशन के बढ़ने से ये बीमारी होता है। कौन सा? ग्लूकोमा, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा ड्रग है? एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, और ये डोराजोलामाइड, डोराजोलामाइड, ठीक है। एस्टाजोलामाइड और डोराजोलामाइड ये कौन से डेरिवेटिव्स हैं? आते हैं सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, ठीक है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, ठीक। ग्लूकोमा में यूज होता है, किसमें यूज होता है? ग्लूकोमा में। टिमोलाल भी यूज होता है, टिमोलाल भी। प्रोस्टाग्लैंडिन के डोनेटोप्रोस्ट भी आजकल लिखा गया नया ड्रग है, डोनेटोप्रोस्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी इसमें कुछ यूज होता है, नए नए डिस्कवरी में ऐसा बताया गया है। हाँ, तो अभी आपके लेवल का इतना ही है, बस इतना ही देखिए। इसके बाद से नेक्स्ट है, देखते हैं। अब आई का हो गया, आई का हो गया। अब ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में क्या है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में आप ब्रोंकियोडायलेटर्स देख लेंगे, साल्बुटामॉल, साल्मेट्रॉल, फार्मेट्रॉल, टर्बुटालिन, दो ड्रग और बढ़ा लीजिए, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन और डॉक्सीफाइलिन। आजकल कोरोना में जिसको भी मतलब रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये ड्रग चल रहा है, कौन सा? डॉक्सीफाइलिन। इसका कंट्रोल रिलीज मतलब सस्टेन रिलीज भी आता है, डोक्साप्राम मोरेक्स के नाम से। ये ब्रोंकियोडायलेटर्स में है, कौन से है? ब्रोंकियोडायलेटर्स में। मतलब एक तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में डोक्साप्राम नाम सुने होंगे, जो भी बताए वही एनालेप्टिक्स को बोलते हैं यार, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। जब आदमी को मतलब एनेस्थेसिया देने के बाद एनेस्थेटिक रिकवरी होता है, एनेस्थेटिक रिकवरी टूल्स है, कौन से? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ये बेसिकली किस ग्रुप के ड्रग होते हैं? सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। क्या एग्जांपल है? तो डोक्साप्राम, पेंटाइलिन टेट्राजोल, स्ट्राइचिन, ब्रुइसिन, ठीक है, ये सब ड्रग है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। ये ज्यादा ड्रग को मतलब किसी को नहीं दे सकते, ये सब एपिलेप्सी काज करता है। सीएनएस स्टिमुलेंट जितने ड्रग होते हैं वो एपिलेप्सी काज करता है। अगर किसी को एपिलेप्सी का पहले का दिक्कत है तो आप इसको नहीं दे, उसमें एक कंट्राइंडिकेशन देगा, ये ध्यान देंगे। ब्रोंकियोडायलेटर्स में क्या है? ब्रोंकियोडायलेटर्स में जो ब्रोंकियल डायलेशन करे, ब्रोंकियोडायलेशंस करे, तो इसमें ड्रग्स में जैसे आते हैं, पहले तो ल्यूकोट्राइन्स को आप एंटागोनाइज कर लीजिए, जो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करता है, मोन्टेलुकास्ट आप दे सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है साल्बुटामॉल, ये सिम्पेथोमिमेटिक्स में था। साल्बुटामॉल, साल्मेट्रॉल, फार्मेट्रॉल, टर्बुटालिन, साल्बुटामॉल, साल्मेट्रॉल, फार्मेट्रॉल और टर्बुटालिन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद से और कौन कौन से ड्रग है? थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, ठीक है, और आजकल एक नया ड्रग है, वही मतलब बढ़िया है, डोक्सोफाइलिन। यही कोरोना वगैरह में किसी को दिक्कत हो रहा है तो दिया जा रहा है। नेजल डिकंसल्टेंट में आप लिख लीजिए फिनाइल प्रोपाइलामाइन, फिनाइल प्रोपाइलामाइन भी दे सकते हैं, नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन और फिनाइल प्रोपाइलामाइन। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट में जैसे पोटेशियम के आयोडाइड्स वगैरह हैं, ब्रोमोहेक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रोमोहेक्सिन, आयोडाइड्स भी हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं एक्सपेक्टोरेंट, ये जो म्यूकस होता है ना, इसको डाइल्यूट करके उसको क्या करते हैं कि बहुत विस्कस नहीं, उसको डाइल्यूट बना देते हैं ताकि आप इजीली एक्सपेल कर पाए। एक्सपेक्टोरेंट का यही काम है। अब इससे और भी एडवांस होता है, अगर ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है तो म्यूकोलाइटिक्स देते हैं। ब्रोमोहेक्सिन का जो है एक और भी ड्रग्स आता है, जैसे एम्ब्रोक्साल, एम्ब्रोक्साल, ठीक है।
तो एम्ब्रोक्साल मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट क्या है, ये रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस को बढ़ाते हैं, म्यूकस के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं और विजिंग और कफ को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट जब हो जाएगा तो इजीली जो है वो उसको एक्सपेल करके हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए एक्सपेक्टोरेंट का यही काम है। ठीक है, एंटीटसिव वो ड्रग्स होते हैं जो कफिंग के थ्रेशोल्ड को बढ़ाते हैं। एंटीटसिव जैसे एंटीटसिव में मतलब खास करके सीडेटिव एंटीटसिव्स आते हैं। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफान लिखिए, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफान, नोस्कापिन, कोस्कापिन के नाम से मार्केट में आता है। एक आजकल नॉन ओपोइड, ये सब ओपोइड्स है, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफान नॉन ओपोइड। ओपोइड में क्या है, वो नींद लाता है। और आप मान लीजिए कफिंग आपको हो रहा है, आप एंटीटसिव ले रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको नींद आएगा। तो आजकल नया ट्रेंड्स आया है कि नॉन सीडेटिव्स जो है एंटी ड्रग ले लेंगे, हम एंटीटसिव ले लेंगे, एंटीटसिव ड्रग्स। तो इसे आया है बेंजेनिटेट, लुपिन फार्मास्यूटिकल बेंज के नाम से आता है बेंजेनिटेट। ये नॉन ओपोइड है, नॉन ओपोइड्स है, तो देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका एंटीटसिव। एंटीटसिव करता क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे है बेसिकली जो हमारा कफिंग सेंटर है वो पॉन्स में होता है, पॉन्स और लाइन में होता है। इसमें एक न्यूमेटिक सेंटर होता है और एक एन्यूमेटिक सेंटर होता है, इसी को ये कंट्रोल होता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक आपको जैसे कोई भी सिग्नल्स आ रहा है, सेंसेशन सेंसरी नर्व का यहाँ तक आ रहा है, तो आपका ब्रेन समझ के आपको कफिंग कर दे रहा है, मतलब आपका ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है, आपको कफिंग कर दे रहा है। इसके लेवल को ये यहाँ बढ़ा देता है। जब ये बढ़ा देगा तो यहाँ तक ये अचीव नहीं होगा, मतलब सेंसरी नर्व का जो मार्जिन है इतना बढ़ा दिया तो इतना तक वो अचीव नहीं हो पाएगा, मतलब कफिंग स्टिल यू आर कफिंग, लेकिन क्या है कि आपको सेंसेशन नहीं जाएगा, तो बार बार आप कफिंग नहीं करेंगे। यही काम है, ये मतलब जो है थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, थ्रेशोल्ड को, कफिंग सेंटर के थ्रेशोल्ड को ये बढ़ा देता है। कौन सा ड्रग, एंटीटसिव। कौन कौन से ड्रग इसमें आते हैं, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफान, नोस्कापिन। अब आता है ऑटोक्वाइड्स। ऑटोक्वाइड्स मतलब होता है सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस। ऑटोक्वाइड्स, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, क्वाइड्स मतलब होता है हीलिंग सब्सटेंस। ये सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस होता है ऑटोक्वाइड्स। अब ऑटोक्वाइड्स में एक होता है हिस्टामिन, दूसरा होता है आपका सेरोटोनिन। अब हिस्टामिन में एक हम लोगों में अमीनो एसिड होता है हिस्टिडीन, इसी हिस्टिडीन से ये बनता है। कौन सा, हिस्टामिन। ये एलर्जिक सब्सटेंस है, क्या है, एलर्जिक सब्सटेंस है, और ये ट्रिपल रिस्पांस देता है। क्या करता है, ट्रिपल रिस्पांस देता है, मतलब ये फ्लेयर करेगा, रेडनेस करेगा, थोड़ा सा फ्लेयर करेगा, रेडनेस करेगा और व्हीजिंग करेगा, व्हीजिंग। ठीक है, ये 3 रिस्पांस ये देता है। ठीक है, ये वेसोडाइलेशन करता है ब्लड वेसल में, लेकिन ये ब्रांकाई में कंस्ट्रिक्शन करता है। दोनों स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स भी और ब्रांकाई भी, लेकिन ब्रांकाई को कंस्ट्रिक्ट करता है और वेसोडाइलेशन करता है। इसका मैक्सिमम जो एक्शन होता है वो एसिटाइलकोलिन से मिलता जुलता होता है। किससे, एसिटाइलकोलिन से मिलता जुलता होता है। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट चीजों से काम करता है। ईडीआरएफ निकलता है, इंडोथीलियल डिपेंडेंट रिलैक्सेशन फैक्टर, याद रख लीजिए, इंडोथीलियल डिपेंडेंट रिलैक्सेशन फैक्टर, इसके थ्रू ये काम करता है। ठीक है, और ये किससे बनता है, तो हिस्टामिन है, हिस्टामिन एक अमाइंस होते हैं, ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनते हैं। उसमें क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर हम निकाल दें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकाल देने से जो बनता है वही है हिस्टामिन। इस तरीके का है, देखिए यहाँ पे आप ये ऐसे लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होता है, ये CH2 यहाँ पे ऐसे, CH2 फिर C, फिर यहाँ पे NH2 हो जाएगा, फिर COOH हो जाएगा, फिर H हो जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला फॉर्म हट जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्या था, NH2 था, अब यहाँ पे एक H था, जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन हटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटेगा तो हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा, CH, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन बगल में था तो ये हो जाएगा CH2, इसके ऊपर NH2 था तो ये हो जाएगा NH2, तब ये हो गया आपका ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका हिस्टामिन। क्या हो जाएगा, हिस्टामिन। अब इसी हिस्टामिन में रिसेप्टर होते हैं H1, H2 और H3। H1 रिसेप्टर एलर्जिक, ज्यादा आप जो पढ़ रहे हैं वही एलर्जिक वाला है। एलर्जिक जो आप खाते हैं इसके लिए, मतलब एंटी एलर्जिक जो खाते हैं आप क्लोरोफेनारामिन ले लिए, जैसे एबिलेन, डाइफेन हाइब्रिनेट, सिनेरिजीन, बुक्लीजीन, टरफेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन, आजकल एलाग्रा के नाम से आता है, ये सब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। टेबाजिल क्लीमास्टिन के नाम से आता है। ठीक है, ये जो चक्कर वगैरह आता है इसके लिए वर्टिगो के लिए सिनेरिजीन, बुक्लीजीन, ये सब ड्रग यूज होते हैं। सिनेरिजीन, बुक्लीजीन, ये सब ड्रग आता है।
सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन, ये सब सारे ड्रग H1 ब्लॉकर है। हिस्टामिन रिसेप्टर, हिस्टामिन का H1, H2 के ब्लॉकर्स भी हैं। अब ब्लॉकर ज्यादा आपको पढ़ना है, इसका एगोनिस्ट ज्यादा नहीं पढ़ना है। 2 अमीनो हिस्टामिन, 3 अमीनो हिस्टामिन, मिथाइल अमीनो हिस्टामिन इसका एगोनिस्ट है। अब H2 के लिए कौन से होते हैं? रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फामोटिडीन, ये सब जो आप अल्सर में या गैस फॉर्म जो होता है तो आप यूज करते हैं वही है, ठीक है। ये रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिनर्जिक, हिस्टामिन्स एलर्जिक सब्सटेंस को बोलते हैं। हिस्टामिन मतलब एलर्जिक सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है। अभी कहाँ पे जैसे हिस्टामिन जो है, जो आप देखेंगे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन आप बेसिकली देखेंगे कि जैसे हिस्टामिन सबसे ज्यादा देखेंगे कि जो स्टिंगिंग नीडल्स जो होता है, कवाच, जैसे थोड़ा भी लग जाए ऐसा रेशा टाइप का, देखिए कवाच की सब्जी भी लोग बनाते हैं, इस तरीके का रहता है, उसमें ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा भी आपके बॉडी में कहीं टच कर गया तो एलर्जिक रिस्पांस देने लगता है, बार बार खुजली होता है, इचिंग होता है, लिख लीजिए इचिंग होता है, प्लूराइटिस होता है, बार बार खुजली होगा, ठीक है। सबसे ये अभी देखिए इस सीजन में, रेनी सीजन में एक कीड़ा भी आता है जिसको अलग अलग नाम में शहर में ऐसे ऐसे चलता रहता है, उसमें भी ऐसे ऐसे लगा रहता है, ठीक है। एक कीड़ा आता है उसमें भी ऐसे लगे रहते हैं स्पाइक्स, अगर वो कहीं टच कर जाए तो पूरे बॉडी में आपको ऐसे ऐसे छोटे 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 ब्रिस्टल्स निकल जाएंगे, ब्लिस्टर निकल जाएंगे, खुजली होने लगता है। यही है हिस्टामिन्स, एलर्जिक सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं हिस्टामिन। अब आगे आप पढ़ेंगे स्कॉर्पियन में या बॉस्क में, हाड़ा में, हाड़ी में, या इन सब चीजों में, कई बार हनी बीज में, तो यही सब स्टिंगिंग नीडल्स के अदर देन ये सब डालते हैं, और डालने के बाद इसीलिए आपको पेन होता है, हाड़ा काट दिया, बॉस्क, या मान लीजिए कि आपको स्कॉर्पियन का डंक लग गया तो उसमें सेरोटोनिन होता है, तो उसमें सब डालते हैं, ठीक है। तो ये सब सब्सटेंस है, ये आपके लिए प्रोटेक्टिंग है, लेकिन ज्यादा डोज में ये सब वो करते हैं तो इसलिए ये सब खतरनाक है। तो इसमें आपको ये पढ़ना था क्या, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिनिक हो गया। अब एक और है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इसमें एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में हिस्टामिन हो जाएगा और सेरोटोनिन हो जाएगा। सेरोटोनिन का क्या है कि सेरोटोनिन जो है अगर देखा जाए तो एक हैप्पी हार्मोन है, क्या है, एक हैप्पी हार्मोन है, डोपामिन से मिलता जुलता, ठीक है, एक हैप्पी हार्मोन है। तो सेरोटोनिन में भी रिसेप्टर्स होते हैं, ये बनता है सेरोटोनिन ट्रिप्टोफान से, इस तरीके से ये बनता है हिस्टिडीन से, इस तरह से ये बनता है ट्रिप्टोफान से। तो इसमें 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान होता है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। अब देखेंगे कि इस तरीके का है, इस तरीके का यहाँ पे होता है, ठीक है, CH2NH2, ठीक है, इस तरीके से लगेगा, तो ये ट्रिप्टोफान बन जाएगा। इसमें भी उसी तरीके से फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, एक्चुअली में ये ऐसा रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे एलानिन ग्रुप है ना, तो यहाँ पे रहेगा आपका NH2 और यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे COH रहता है, फिर यहाँ पे CO ग्रुप डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 बना लेता है और NH2 ये बच जाता है। अब ये बन गया क्या, 5-हाइड्रोक्सी। देखिए यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है, तो 5वें नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है, तो हो जाता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमीन, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमीन। 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमीन को बोलते हैं सेरोटोनिन, क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन। ये बहुत ही फंक्शन काम करता है सेरोटोनिन जो है आजकल, इसीलिए SSRI दिया जाता है, जिसको डिप्रेशन हो जाता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर दिया जाता है। रिएप्टेक मतलब क्या है, पोस्ट है, ये प्री है, पोस्ट है, प्री से पोस्ट में नहीं आने दिया था, इसको रिएप्टेक कर लिया जाता है ताकि एक्टिविटी बढ़ा रहे, प्री रिएप्टेक इनहिबिटर, ठीक है। तो सेरोटोनिन हो गया। सेरोटोनिन भी डाइवर्स है, इसका भी एक्शन है। अब इसके लिए आता है ड्रग जो है, मतलब सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट, मतलब जो है सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट नाम मतलब साइप्रोहेप्टिडिन, साइपान के नाम से जो आता है, साइपान नाम सुने होंगे, साइपान सिर्फ भूख को बढ़ाने वाला, मतलब भूख को ये बढ़ाता है, साइपान साइप्रोहेप्टिडिन एंटागोनिस्ट है। अगर सेरोटोनिन कम हो जाए तो सेक्स का डिजायर, मतलब सेक्सुअल डिमांड ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा सेक्सुअल डिमांड कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से लिबिडो ज्यादा होगा, मतलब सेरोटोनिन कम हो जाए तो। इसी तरीके से भूख में सेरोटोनिन बढ़ जाए तो भूख कम लगेगा, सेरोटोनिन घट जाए तो भूख ज्यादा लगेगा। इसी तरीके से सेरोटोनिन बढ़ जाए तो मतलब आपको पेन का सेंसेशन कम होगा, ठीक है। अगर सेरोटोनिन घट जाए तो पेन का सेंसेशन आपको ज्यादा होगा। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं न्यूरोपैथिक पेन में, इस तरीके के ड्रग्स को दिया जाता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए वही है, देख लीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन भी ऐसे ही बनता है, जैसे कि अभी आपको एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन में बताया था कि मेम्ब्रेन का फास्फोलिपिड होता है, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, यहाँ पे फास्फोलाइपेज होता है और यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड होता है, क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड।
यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स होता है और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। तब इसके लिए ड्रग्स आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक होता है G2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, PGI2 होता है, इसको प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं, और एक होता है TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है। ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है और ये प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से बचाता है। इसी को एस्प्रिन देने पे थ्रोम्बोक्सिन A2, नाम याद रखिए, थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2, ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है। प्लेटलेट को जब एग्रीगेट करता है तो क्या होगा, ब्लड को विस्कस बनाता है, ठीक है। तो इसी को वो कर देते हैं। तो एस्प्रिन हम लोग खाते हैं, डिस्प्रिन खाते हैं, थोड़ा सा ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, ब्लड वेसल्स में जो है सर्कुलेशन तेज हो जाता है, उसी से हम लोग को ठीक हो जाता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, और इसी ड्रग्स को, प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर दे दिया जाए, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए, ये पेन को भी करता है, फीवर को भी करता है, ये स्वेलिंग भी करता है, रेडनेस भी करता है, वहां पे हीट भी करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन को हाई डोज में अगर हम दे रहे हैं तो एबॉर्शन भी काज करता है। इसीलिए आजकल मार्केट में मेफ्रिस्टोन जो अनवांटेड टेबलेट है तो वो आता है, उसका एंटागोनिस्ट, और वो ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है। अब आता है ड्रग कार्डियोवेस्कुलर, अभी बहुत है, देख लीजिए कार्डियोवेस्कुलर ड्रग। और कार्डियोवेस्कुलर ड्रग में कार्डियोटोनिक्स है, कार्डियोटोनिक्स में डिजिटेलिस है, डिजिटेलिस परक्यूरिया, ये फोर्स ऑफ कंट्रक्शन को बढ़ाता है, किसके, मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलर में यूज होने वाला ड्रग है कार्डियोटोनिक्स। इसके बाद है एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग में एंटी एरिथमिया, मैं बोला एरिथमिया समझ लीजिए, दो तरीके का एरिथमिया होता है, एक टेकिकार्डिया होता है, एक ब्रेडिकार्डिया होता है। टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, टेकी एरिथमिया और ब्रेडी एरिथमिया। कुछ और भी हैं जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, जैसे आर्टेरियल फ्लटर है, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन है, पैराक्सिसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो ये सब है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स में सबसे बेस्ट जो ड्रग्स होते हैं वो सिंकोना अल्कोलाइड का क्यूनिडीन है, आप ये याद रखेंगे। ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट या सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। अब आप कहेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर तो लोकल एनेस्थीसिया में, हाँ जी, लोकल एनेस्थीसिया में भी लिडोकैन और प्रोपेनामाइड जो यूज होता है वो यहाँ पर भी एंटी एरिथमिक में भी यूज होता है, ताकि एसी नोड से एबी नोड के बीच में जो इंपल्स है उसको रोक दे, टेकिकार्डिया को कम कर दे। फिर एंटी एंजाइना ड्रग्स है। एंटी एंजाइना ड्रग्स में दो तरीके का एंजाइना होता है। एंजाइना में देखिए दो तरीके का एंजाइना है। पहला एंजाइना एक स्टेबल एंजाइना है और दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। एक को क्लासिकल एंजाइना बोलते हैं, एक को नॉन क्लासिकल एंजाइना बोलते हैं। अगर जिसके चलते मतलब ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो एंजाइना एक पेन है, वो पेन रेडिएट करता है, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी के साथ मतलब कोई काम कर रहे हैं, वर्क डिमांड के साथ अगर ये आ रहा है एंजाइना का अटैक, तो स्टेबल होगा। अब बिना वर्क डिमांड से आराम से बैठे एंजाइना का अटैक आएगा तो अनस्टेबल एंजाइना हो जाएगा। इसके लिए जो ड्रग है वो नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रेट्स में आता है, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ठीक है। और इसमें प्रोपेनोलाल, बीटा ब्लॉकर्स भी यूज होता है, प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल, और इसमें आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज होता है, अम्लोडिपिन, निफिडिपिन, और खास करके आपका ये वरापामिल भी यूज होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। इसके बाद से डाइपरिडोमाल भी इसमें यूज होता है। एक और ड्रग है ट्राइमेटाजिडीन, ये भी ड्रग यूज होता है। और देखिए कौन सा है, देखता हूँ बेटा, बताता हूँ और क्या पढ़ाना है वही आपको बता रहा हूँ। एंटी जनरल के बाद है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव में क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। हाइपरटेंशन में जो बीपी बढ़ाने के लिए जो बीपी बढ़ रहा है, हम लोग का नॉर्मल बीपी 120/80 है। अब इससे ज्यादा मतलब 140 से ज्यादा हो रहा है तो प्री हाइपरटेंसिव में आ जाता है, और ज्यादा होता है तो सेकंड फर्स्ट ग्रेड ऐसे आने लगता है। तो दो टाइप का होता है हम लोग का जो बीपी होता है, वो प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो एक एसेंशियल है, तो एक एसेंशियल भी हम लोग बोलते हैं। बीपी इक्वल टू होता है, बीपी के लिए अगर हम इक्वेशन जारी करें तो हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाई पेरिफेरल रेसिस्टेंस, ठीक है। बीपी इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाई पेरिफेरल रेसिस्टेंस। हार्ट रेट के बढ़ने से और पेरिफेरल रेसिस्टेंस के बढ़ने से, पेरिफेरल रेसिस्टेंस मतलब कोई आर्टरी है, ये आर्टरी आगे चल के बहुत छोटे छोटे आर्टरी में भी कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो इसकी तुलना में यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो पेरीफेरी में क्या है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ता है। इन सारे चीजों के चलते जो है बीपी बढ़ता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आपको देख लेना पड़ेगा। पहला दो ड्रग कौन सा है, पहला ड्रग है आपका ये एसीई इनहिबिटर, जो आप लोग यूज करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो आजकल कोरोना वायरस के रिसेप्टर्स है। कोरोना वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 का ये रिसेप्टर का काम करता है, एसीई। और इसके लिए ड्रग आता है प्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिस्नोप्रिल, ये सब ड्रग आता है। फिर इसके बाद से दूसरा ड्रग जो है बीपी का, ये है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसर्टान, कंडेसर्टान और इल्वेसर्टान। इसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में आपका है फ्यूरेसामाइड है, क्लोरोथियाजाइड है, फिर आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आपका आता है आपका कौन सा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में देता रहेगा आपका स्पाइरोलेक्टोन,
और इसके बाद से बीटा ब्लॉकर याद कर लो। बीटा ब्लॉकर में मतलब वही बीटा ब्लॉकर आएगा। बीटा ब्लॉकर में आपका एटिनोलाल, प्रोपेनोलाल, मेट्रोपोलाल, फिर अल्फा ब्लॉकर आएगा, पराजोसिन, टेराजोसिन और डेक्साजोसिन। फिर इसके बाद से जो पांचवा छठवां ग्रुप होगा, जैसे ये होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वरापामिल, डिल्टियाजेम, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, फिलोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, ये सब आएगा, लुसिडिपिन, ठीक है। इसके बाद से ड्रग आ जाएगा तुम्हारा सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स। सेंट्रली एक्टिंग में तुम्हारा आ जाएगा मिथाइल डोपा आ जाएगा, मिथाइल डोपा आ जाएगा, क्लोनिडीन आ जाएगा। फिर इसके बाद से आर्टिकुलर और वेनस डायलेटर आ जाएगा। आर्टिकुलर वेनस डायलेटर दोनों एक के साथ में लिख लो तो तुम्हारा आ जाएगा हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन आ जाएगा, हाइड्रोलाजीन आ जाएगा और मिनॉक्सिडिल आ जाएगा। मिनॉक्सिडिल वही मतलब जो हेयर लॉस में भी इसको यूज करते हैं, एलोपेसिया इसको बोलते हैं, बाल बार बार गिरना, एलोपेसिया रेटा में भी यूज होता है। फिर सोडियम नाइट्रोफोसाइड भी यूज होता है। एक और ड्रग है अल्फा और बीटा ब्लॉकर। तो ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर में वही तुम्हारा कार्बिडोलाल हो जाएगा, सोटालाल हो जाएगा, तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में मतलब ये बीपी को डाउन करने वाले ड्रग्स हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव के बाद से है वेसोडाइलेटर, पेरिफेरल वेसोडाइलेटर, तुम बोल तो दिया, आर्टिकुलर वेना। ड्रग एक्टिंग ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए ड्रग्स आते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से ड्रग हैं? मतलब एक आता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट कोएंजाइम ए, ये कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में भी पूछ चुका है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इतना बड़ा एंजाइम है, रिडक्टेज इनहिबिटर। इसमें आता है स्टार्टिन डेरिवेटिव, स्टार्टिन डेरिवेटिव। तो ये आपका सिम्वास्टाटिन, पैरावेस्टाटिन और एटोरवास्टाटिन ये आता है। फिर इसमें क्लोफिब्रेट और फिनोफाइब्रेट भी ड्रग आता है, ठीक है। कोलेस्ट्रिपाल भी आता है, ठीक है। और इसमें कोलेस्ट्रामिन भी ड्रग आता है। कोलेस्ट्रामिन इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल कब बनता है? फैट से बनता है। फैट को डिपोजिट, फैट को एब्जॉर्ब होने के लिए बाइल चाहिए, बाइल एमल्सिफिकेशन करता है तो काइलोमाइक्रान बनता है। इसलिए अगर हम ये ड्रग दे देंगे कोलेस्ट्रामिन तो वो उसको चिलेट कर लेगा, काइलोमाइक्रान नहीं बनने देगा और फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ट्राइग्लिसराइड के लिए भी ड्रग्स इसमें कम करने के लिए आता है, निकोटामाइड आता है, निकोटामाइड, और निकोटीन भी इसमें आता है, ठीक है। क्लोफिब्रेट और फिनोफाइब्रेट भी इसमें आता है, कि आप देख लेंगे कुछ रेसिन्स भी आते हैं, ठीक है। गुगुलिपिड्स भी आता है, गुगुलिपिड, गुगुल, ठीक है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है गुगुलिपिड्स। जो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग एजेंट्स होते हैं जो आर्टरी के बीच में, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरी है, इसके यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है तो इसको पतला कर देता है, ब्लड वेसल्स को, ठीक है, पतला कर देता है तो इससे बीपी भी बढ़ जाता है और कार्डियक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड फार्मिंग एजेंट आयरन है, आयरन वाले कंपाउंड हिमेटिनिक्स है, ये सब पढ़ लीजिएगा। विटामिन B12, फोलिक एसिड और सी, हिमेटिनिक्स में यही मिलाया जाता है। कोआगुलेंट, कोआगुलेंट्स में क्या क्या है? विटामिन के है। और आजकल नया में मतलब हम लोग इसको मतलब स्टेप्टिक्स इसको बोलते हैं, या हीमोस्टेट, आपको में पढ़ना है हीमोस्टेटिक्स, जो ब्लड के क्लॉट को कम करे। विटामिन के आप याद रखिए, सोयाबीन को आप खाइए, इससे भी आपको मिलेगा। और भी एक ड्रग आता है तो आप उसको देख लेंगे, क्या नाम है? ट्रेनेक्सेमिक एसिड, ट्रेनेक्सेमिक एसिड, क्या नाम है? ट्रेनेक्सेमिक एसिड। और दांत में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड चलता है, इसके लिए भी आता है। ये मतलब कोआगुलेंट्स है, विटामिन के भी कोआगुलेंट है, तो क्यूरोन उसको बोलते हैं। फिर कोआगुलेंट में आप देख लेंगे आजकल एक इंजेक्शन आता है बोट्राजोस्पास, हिमाकोग्लूकोलेस, हिमाकोग्लूकेज। फिर एंटीकोआगुलेंट है, एंटीकोआगुलेंट में आप देख लीजिए का हिपेरिन सबसे बढ़िया एंटीकोआगुलेंट है, हिपेरिन, वारफारिन, वारफारिन। और बहुत सारे और भी ड्रग हैं, जैसे आरटीपीए आता है फाइब्रिनोलाइटिक में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, आरटीपीए, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये भी फार्मासिस्ट में पूछा है। आरटीपीए, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, इस तरीके के ड्रग आते हैं जो प्लाज्मिनोजेन को फाइब्रिनोलाइसिन को प्रोफाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होने वाला, ये सब ड्रग्स आते हैं। तो एंटीकोगुलेंट्स में आप देख लीजिए कौन कौन सा है। हिपेरिन है, हिपेरिन मतलब ये पेरेंटल्स में है। फिर एंटीकोगुलेंट्स में ये भी आता है आपका वारफारिन, तो ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। हीमोस्टेटिक्स में होमोकोगुलेस आ जाएगा, तो ब्लड को मतलब विस्कस बनाने के लिए, उसको स्टेटिक्स मतलब रोकने के लिए, तो वो सब विटामिन के भी इसमें भी यूज हो सकता है। ब्लड सब्स्टिट्यूट एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर, ब्लड सब्स्टिट्यूट मतलब प्लाज्मा एक्सपेंडर, आजकल प्लाज्मा पाउडर भी आता है, ये बन जाता है। ये डेक्स्ट्रान
हेमासिल के नाम से आता है, डेक्स्ट्रान, प्लाज्मा वैल्यूम एक्सपेंडर इसको बोलते हैं, प्लाज्मा वैल्यूम एक्सपेंडर, वही है डेक्स्ट्रान, ठीक है। इसके बाद से है ड्रग अफेक्टिंग ऑन रीनल फंक्शन, डायूरेटिक्स, क्या है, डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में वो ड्रग्स हैं, डायूरेटिक्स में वो ड्रग्स जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाए, यूरिन आउटपुट बढ़ाए। तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे बीपी भी डाउन होता है। अब देखेंगे कैसे, अगर यूरिन आउटपुट ना हो, बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो तो इडिमा होगा, इडिमा होगा तो रिटर्निंग ब्लड ज्यादा आएगा, जिससे बीपी हो सकता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी हो सकता है। तो डायूरेटिक्स हम लोग चलाते हैं। डायूरेटिक्स को हम लोग नाट्रीयूरेटिक्स भी बोलते हैं, नाट्रीयूरेटिक्स। नाट्रीयूरेटिक्स मतलब लॉस ऑफ सोडियम होता है, नाट्री। फिर एक होता है कालीयूरेटिक्स, कालीयूरेटिक मतलब लॉस ऑफ पोटेशियम होता है, लॉस ऑफ पोटेशियम, ठीक है। किस तरीके के ड्रग्स आते हैं, अब इसमें कई सारे हैं। एक लूप डायूरेटिक्स है, लूप डायूरेटिक्स है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। अब इसमें सबसे पहले याद रखिए फ्यूरेसामाइड, थियाजाइड, क्लोरथियाजाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, ठीक है। इस तरीके का आप ड्रग याद करेंगे। स्पाइरेनोलैक्टोन, ठीक है, स्पाइरेनोलैक्टोन। फिर ट्राइएमेट्रिन, अमाइलोराइड, मैनिटाल आजकल चढ़ाया जाता है। जब किसी आदमी को मतलब वो देखेंगे पैरालिसिस वगैरह हो गया तो उसमें मैनिटाल वगैरह चढ़ाया जाता है, तो वो भी है। इसमें माइल्ड होते हैं, मतलब हाई होते हैं और मीडियम एफिकेसी वाले होते हैं। मतलब जो ज्यादा एफिकेसी वाले होते हैं वो पोटेशियम के लॉस को करते हैं, ज्यादा पोटेशियम का लॉस करेगा तो कालीयूरेसिस करेगा, पोटेशियम का लॉस होगा, इसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। अगर पोटेशियम का लॉस ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा हाइपोकैलेमिया, और सोडियम का ज्यादा लॉस हो जाएगा तो हो जाएगा हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है। एंटी डायरेटिक मतलब यूरिन को कम बाहर निकाले, जैसे एंटी डायरेटिक एल्डोस्टेरोन है, क्या है, एल्डोस्टेरोन। कुछ हद तक कार्बामेजिपिन भी इसको एंटी डायरेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, कार्बामेजिपिन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, कार्बामेजिपिन। अब आता है हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब एंटी डायबिटिक जो एजेंट्स होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक, तो उसमें एक सल्फोनिल यूरिएज है, टालबुटामाइड है, टालबुटामाइड है, क्लोरोप्रोपामाइड है, ग्लाइबुराइड है, ग्लिम्पेराइड है, ये सब ड्रग है। मतलब ये सल्फोनिल यूरिएज डेरिवेटिव है, मतलब इसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं, जो डायबिटिक में ग्लूकोज के लेवल को डाउन करते हैं। मेटफॉर्मिन है, फेनफॉर्मिन है, फिर मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन है, फिर वेगलीबोस भी आता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स भी आता है, ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। एक नया ड्रग आया है जिनोविया, जिनोविया, ठीक है। तो उसमें सीटाग्लिप्टिन, नया मार्केट में नया ड्रग है सीटाग्लिप्टिन, वर्डिग्लिप्टिन, ठीक है, सीटाग्लिप्टिन। ये मतलब जो है मतलब अलग से ग्लूकागॉन के थ्रू, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड के थ्रू काम करते हैं। अब देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा सीटाग्लिप्टिन। फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज वाला तो आप देख किए हैं, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, और ये सब है। इतना आपको याद है, इतना आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, वेगलीबोस, जिनोविया में सीटाग्लिप्टिन, फिर उधर टालबुटामाइड, ग्लाइबुराइड, ग्लिम्पेराइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ये इतना है। इतना याद रखेंगे तब तो बहुत काम हो जाएगा, ठीक है। फिर एंटी थायराइड ड्रग है, थायराइड को बढ़ने से रोकते हैं। इसमें प्रोपाइलथ्यूरेसिल है, प्रोपाइलमेथिमाजोल है, प्रोपिमाजोल है, ठीक है। फिर सेक्स हार्मोन में आप देख लीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एस्ट्राडाइल है। फिर ओरल कंट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरॉन है, नार्जिस्ट्राल है, लिवोनार्जिस्ट्राल है, इथाइनिल एस्ट्राडाइल है, इथाइनिल एस्ट्राडाइल, नार्जिस्ट्राल, लिवोनार्जिस्ट्राल, ठीक है। नार्थिस्ट्रोन, कार्टिकोस्टेरॉइड, दो तरीके का है, ग्लूकोकार्टिकॉइड है और मिनरलोकोकार्टिकॉइड है। आपको पढ़ना है तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में आप देख लेंगे, ठीक है। और डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, ये सब, प्रेडनिसोलोन, ये सब आ जाएगा। फिर ट्राइमेसिलोन और मिनरलोकार्टिकॉइड भी जैसे, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें देखिए है जो एड्रेनलिन से निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्बोनेटिव गैस के निकालने के लिए डाइजेस्टेंट जो है एंजाइम्स होते हैं। फिर बीटर्स जो मतलब वो करके उसको ज्यादा करें। एंटासिड आप पढ़े हैं, एंटासिड मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, उसका जो मेन एंटा एसिड है, ठीक है। जैसे मिल्क का मैग्नीशिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पेप्टिक अल्सर के लिए है विशेष।
पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और पेप्टिक अल्सर में एक चीज और ध्यान देंगे कि फैन चला देंगे। पेप्टिक अल्सर में आप ये ध्यान देंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं। सबसे पहले तो H2 ब्लॉकर है, रिनिटिडीन, फार्मोटिडीन, सिमेटिडीन। फिर आपका आ जाएगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर। इसमें हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर में कौन कौन से आते हैं ड्रग? ओमेप्राजोल, लेंसेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेविप्राजोल और इसोमेप्राजोल। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद इसमें ड्रग होता है एंटीकोलिनर्जिक भी ड्रग्स यूज होते हैं। इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज होते हैं, मतलब इसके सेक्रेशन को कम करने पर पैराजिपिन भी यूज होता है खास करके। फिर डाइसाइक्लोमिन भी कुछ हद तक यूज होता है, ठीक है। फिर इसमें मिसोप्रोस्टाल, रियोप्रोस्टाल, प्रोस्टाग्लैंडिन, एनालॉग भी यूज होता है। फिर इसमें एंटासिड भी यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ट्रेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब यूज होते हैं। और इसके बाद से कार्बोनेक्सिल एंड सोडियम भी यूज होता है, अल्सर हीलिंग एजेंट भी यूज होता है। फिर है ग्लाइसरेंजिटिक एसिड, मतलब ग्लाइसराइजा ग्लावरा, ल्यूकेरिस वाला जो है, ये भी इसमें यूज होता है। एंटीबायोटिक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को मारने के लिए यूज होता है। टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल भी इसमें यूज होता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी इसमें यूज होता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी यूज होता है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को मारता है। तो एंटी अल्सर में हो गया। परगेटिव और लैक्सेटिव आप बहुत बार देखे हैं, फिर देख भी लीजिएगा आपको, जैसे कैस्टर ऑयल भी पड़े होंगे, इसबगल का हस्क भी पड़े होंगे, ठीक है। ये सब मतलब ज्यादा है। एंथ्राक्विनोन बोला सेना भी पड़े होंगे, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना। एंटी डायरियल मतलब वो ड्रग जो एंटी डायरियल में तो पहले तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी पढ़ लेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन वाला। फिर एंटी डायरियल में जो पेरिस्टासिस के मूवमेंट को कम करे, तो इसके लिए डाइफिनॉक्सिलेट ड्रग आता है। लोपरामाइड जो है एंटी है। एक और आजकल नया मॉलिक्यूल आ गया है, आपको भी बता रहा हूँ, बच्चों में यूज होता है, कोई पेप्टाइड्स है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो एंटी डायरियल में आप कोडिन सिरप भी दे सकते हैं। कोडिन सिरप का एडवर्स इफेक्ट है वो पेरिस्टासिस कम करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, तो ये भी हद तक कुछ दे सकते हैं। डाइफिनॉक्सिलेट दे सकते हैं, लोपरामाइड हम दे सकते हैं, ठीक है। एक और ड्रग कौन सा था आपको याद दिलाना चाहता था, लैक्टोबैसिलस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एंटी डायरियल में इमेटिक्स जो इमेटिक वोमिटिंग काज करे, इसमें इपिकाकोना, मस्टर्ड ऑयल भी दे सकते हैं, तो ये भी आपको वोमिटिंग करा देगा। फिर फाउल स्मेल भी है। फिर आपका सोडियम क्लोराइड भी आप दे सकते हैं, इमेटिक का काम करता है, खास करके इपिकाकोना, इमेटिन ये अल्कोलाइड्स है। एंटीमेटिक एजेंट में अब देख लीजिए, प्रोकाइनेटिक एजेंट मिटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सीसेप्राइड, मोसाप्राइड, ये सब आप याद रखेंगे। डाइसाइक्लोमिन, ये सब आप याद रखेंगे। आजकल सीसेप्राइड, मासोप्राइड, ये सब पूरा है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट ड्रग वही है मिटोक्लोप्रामाइड, जो आजकल मार्केट में पेरिनॉर्म के नाम से आता है, और मिटोक्लोप्रामाइड के नाम से आता है। डोमेस्टाल के नाम से डोमपेरिडोन आता है, जो पेंटाप्राजोल के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। डोमपेरिडोन और पेंटाप्राजोल, पेंटाप डी। एंटीस्पास्मोडिक में वही ड्रग आ जाएगा आपका एंटीकोलिनर्जिक वाला, कौन सा, डाइसाइक्लोमिन आ जाएगा। प्रोपेंथलिन सोडियम आ जाएगा। ग्लाइकोपाइरुलेट का भी देख सकते हैं, और आजकल ड्रोटावेरिन भी आ सकता है और मेवेरिन आ सकता है। ये नॉन एंटीकोलिनर्जिक है, याद रखिएगा, ठीक है। एंटीस्पास्मोडिक याद रखिए, पेट दर्द में फार्मासिस्टेंट, ठीक है। बुस्कोपान को भी आप यूज कर सकते हैं, हायोसियामिन को, एट्रोपिन को भी आप यूज कर सकते हैं एंटीस्पास्मोडिक में। एट्रोपिन, हायोसियामिन, आपका डाइसाइक्लोमिन जो आप खाते हैं मेफ्टाल एस्पास, या आप बुस्कोपान, हायोसियामिन यूज कर सकते हैं। और नया ड्रग जो आया है वो ड्रोटावेरिन और मेवेरिन। अब आइए केमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। अब यूरिनरी एंटीसेप्टिक में जैसे आप वो हेक्सामीन भी आप ले सकते हैं। यूरोट्रोपिन नाम सुने होंगे, जो फॉर्मल्डिहाइड के अमोनिया के रिएक्शन से बनाया जाता है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक में। यूरिनरी एंटीसेप्टिक में मतलब ये इतना ही है, और भी ड्रग्स हैं, तो इसमें आप देख लेंगे। बाकी सल्फोनामाइड्स में आइए, मतलब इसमें इसके लिए तो सबसे बेस्ट ड्रग हम कहेंगे कि आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन आप यूज करिए, ठीक है। और सिफ्रोक्सिन, एक्सीटेल यूज करिए, ठीक है। सल्फोनामाइड्स में लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और मीडियम एक्टिंग वाला है। एक तो इसमें सल्फोनामाइड में सल्फामेथक्साजोल है, और सल्फामेथोपायराजीन है, सल्फाडिमिडीन है, फिर आपका सल्फाडोक्सिन है, पायरीमेथामीन है। अब इसमें दो ड्रग का कॉम्बिनेशन सल्फोनामाइड में यूज होता है, जिसको कोट्राइमक्साजोल बोलते हैं। सल्फामेथक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिन, तो उसको बोलते हैं कोट्राइमक्साजोल। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, और आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आएगा, कोट्राइमोक्साजोल,
जोल, 4 ट्राइमेथाक्साजोल। इसमें क्या होता है, सल्फा मेथक्साजोल, सल्फा मेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिन 1:5 की रेशियो में होता है, 1:5 की रेशियो में होता है। किस पे ये काम करता है? तो एक होता है हम लोग की बॉडी में पापा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये डाईहाइड्रो, ये पापा जो है फोलेट सिंथेसिस के प्रेजेंस में ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है, फिर ये फोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। और जैसे हम सल्फोनामाइड्स देंगे तो सल्फोनामाइड देने के बाद ये क्या करेगा, इस फोलेट सिंथेसिस एंजाइम को रोक देगा, और ट्राइमेथोप्रिन ये फोलेट रिडक्टेज को रोक देगा, तो इससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दे देंगे तो ये हो जाएगा कोट्राइमेथाक्साजोल। ये पापा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है ये देखिए ये ऐसे है SO2NH2, ठीक है, और यहाँ पे आपका रहता है COOH, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड में यहाँ पे क्या रहता है, बस अमीनो ग्रुप रहता है, यहाँ पे SO2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सल्फा मेथक्साजोल, सल्फोनामाइड। अब इसमें एंटी मलेरियल भी सल्फोनामाइड्स होते हैं। एंटी मलेरियल सल्फोनामाइड में क्या है कि जैसे ये पैराल्फिन मार्केट में आता है, सल्फाडॉक्सिन पैरीमिथामिन भी आता है, सल्फाडॉक्सिन प्लस पैरीमिथामिन ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद से है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन में है सिंथेटिक पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, नेचुरल पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन जी को बोलते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन। फिर आता है पेनिसिलिन बी, फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन, क्या है, फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन भी को बोलते हैं। अब फिर आता है अमीनो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, ठीक है। फिर और भी पेनिसिलिन के कई फॉर्म है, जैसे मतलब ये इमिपेनम, मोरिपेनम, फोरेपेनम, ये सब आता है, मतलब ये अलग डेरिवेटिव है, पिनाम डेरिवेटिव्स है, पिनाम्स। हाँ, पेनिसिलिन में अब देखेंगे कि पेनिसिलिन किस तरीके का है, ये देखिए पेनिसिलिन में जैसे ये पेनिसिलिन है तो देखिए ये इसका है RCONH, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये N आता है, और फिर यहाँ पे S, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे हो जाएगा COOH, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लग जाता है, तो ये पेनिसिलिन हो गया। अब इसमें ये थियाजोलिडीन रिंग है और ये ये थियाजोलिडीन रिंग है, यहाँ पे देखिए थियाजोलिडीन रिंग है, एक रिंग यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पे है, बीटा लैक्टम रिंग और थियाजोलिडीन रिंग, ठीक है, अब याद रखिए बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं पेनिसिलिन के लिए CH2, और यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे बेंजीन, ठीक है, तो हो जाएगा बेंजाइल पेनिसिलिन। अब यहाँ पे बेंजाइल पेनिसिलिन में अगर वो लगा देंगे तो हो जाएगा फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन। फिर अगर यहाँ पे O हटा करके यहाँ पे OH लगा दें, और यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन हटा करके NH2 कर दें तो ये हो जाएगा एम्पिसिलिन, और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा तो ये एम्पिसिलिन हो जाएगा, और यहाँ पे OH लगा देते हो जाएगा एमोक्सिसिलिन, क्या हो जाएगा, एमोक्सिसिलिन। तो ये बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ये एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को रोकता है। क्या रोकता है, लास्ट स्टेप में जब सेल मेम्ब्रेन बनता है बैक्टीरिया में यहाँ फ्लैजेला है, जब लास्ट स्टेप में जब ये सेल मेम्ब्रेन बनता है तो उसमें डी एलानिन एक होता है, डी एला, तो डी एलानिन का जो एला वाला पार्ट है ये हटता है ट्रांसपेप्टाइडेज की मदद से। जब हटता है तब ये अपने को क्रॉस डी बनाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन इसको बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाता है असेंबली, ठीक है। इसमें डी एलानिन यहाँ से हटता है, किसकी मदद से, ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ट्रांसपेप्टाइडेज की मदद से एलानिन बढ़ता है तो एनर्जी बाल होता है, तो एक क्रॉस ब्रिज बनाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन असेंबली का। तो जैसे वो एमोक्सिसिलिन या पेनिसिलिन या ये उस ग्रुप का कोई भी ड्रग आप देंगे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर जैसे हम ये देंगे तो क्या कहते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को रोक देता है। एक्चुअली में ट्रांसपेप्टाइडेज नहीं, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, पेनिसिलिन बाइंडिंग, पूरा नाम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसपेप्टाइडेज। इसको पेनिसिलिन बाइंड करता है, रोक देता है, और डी एलानिन का जो एला वाला पोर्शन है निकल नहीं पाता है, तो इससे जो मेम्ब्रेन बनता है बैक्टीरिया में नहीं बन पाता है, बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से है पेनिसिलिन में एक और भी ग्रुप का ड्रग देख लीजिएगा, सिफेलोस्पुरिन में कुछ नया नहीं है, ये देखिए सिफेलोस्पुरिन में कुछ नया नहीं है, यही सब रहता है। यहाँ पे बस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए
बस यहाँ पे ये ले आकर के हम ऐसे करके यहाँ पे COOH कर देंगे, ये हो जाएगा सिफेलोस्प्रिन। सिफेलोस्प्रिन में ये देखिए केवल जब यहाँ पे ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा सिफेलेक्सिन, ये हो जाएगा सिफेलेक्सिन जो स्पोरिडेक्स में आता है सिफेलेक्सिन। अगर यहाँ पे हमने OH कर दिया तो हो जाएगा सेफाड्रॉक्सिन। ठीक है, अब केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे सेफोलॉक्सिन, सेफाड्रॉक्सिन, सेफरोक्सिन है, ये सब है। सेफीपाइन, सेफीरोम नया है। सेफ्ट्राइएक्सोन जो मोनोसेफ के नाम से आता है, टाइफाइड में इंजेक्शन लगता है, मोनोसेफ है, नाम सुने होंगे। सेफ्टाजिडिन, सिफेलोथ्रिन। अब है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिकली अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेटिलमाइसिन और सिसोमाइसिन, इतने ड्रग्स हैं। कौन कौन से एक बार सुनिए, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिसोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और सिसोमाइसिन। ठीक है, इतने ड्रग्स हैं। अब इसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी देख लीजिए। इसमें कई सारे ड्रग्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में काम करते हैं। मैग्नीशियम भी आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए में एक एक्सेप्टर साइट होता है, एक प्रमोटर साइट होता है। अब ये जो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स होते हैं, एक 50S, क्योंकि इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 60S 70S राइबोसोम, हम लोगों में यूकैरियोटिक्स में 80S, इसमें 70S। इसका जो फ्रेगमेंटेशन होता है 30S में होता है और 50S में होता है, 30S और 50S। यहाँ से tRNA आता है इसका एंटीकोडॉन्स लेकर के, ये एक्सेप्टर साइट है और ये प्रमोटर साइट है। अब यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से एंजाइम बनाएगा, तो यहाँ से tRNA जो एक कोडोन्स एक्सेप्टर साइट पे आता है उसका एंटीकोडॉन्स ही लेके आता है। तो एंटीकोडॉन्स यहाँ पे लेके आएगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है अमीनो एसाइड ट्रांसफरेज, अमीनो एसाइड ट्रांसफरेज, इसको रोक देता है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन रोक देता है, दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। टेट्रासाइक्लिन एक और भी काम है, वो मैग्नीशियम को चिलिट भी करता है, और मैग्नीशियम को चिलिट कर देता है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनता है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए जो 30S राइबोसोम है और 50S राइबोसोम है, दोनों अलग अलग होते हैं, इन दोनों को मिलकर के पॉलीराइबोसोम बनाना होता है, तभी आप यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। और पॉलीराइबोसोम बनने के लिए मैग्नीशियम का हाई कंसंट्रेशन जरूरी है। और मैग्नीशियम को जो टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर देगा तो मैग्नीशियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसके चलते फिर टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगा। ये चिलेटिंग एजेंट है, EDTA चिलेटिंग एजेंट, इस तरह से इथाइलिन डाइएमिनो टेट्रासाइक्लेट काम करता है। टेट्रासाइक्लिन अमीनो एसिड tRNA को रोक देता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड में आता है। ये क्या करता है? ये मिस रीडिंग करा देता है। मिस रीडिंग मतलब क्या है? ये मिस रीडिंग कैसे कराएगा? मतलब ये फाल्स अमीनो एसिड बना देगा। ये 30S और 50S के कई जगह बाइंड करता है और ये मिस रीडिंग कराता है। मिस रीडिंग मतलब रीड सही से नहीं कराता है, मिस रीडिंग कर देता है। इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता होता है और इसको मिस रीडिंग करा देता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। टेट्रासाइक्लिन का हो गया, अमीनो एसिड गलत है। फिर एंटीबायोटिक हो गया। अब इसमें कुछ और भी ड्रग्स हैं, जैसे क्लोरमफेनिकॉल है, तो भी यही काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। फिर मैक्रोलाइड में जो ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन है, तो ये भी उसी तरीके से, एजिथ्रोमाइसिन ये भी इसी तरीके से काम करता है। पानी लगेगा। इसके बाद देखते हैं बेटा क्या बचा हुआ है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बचा हुआ है एंड अदर एंटीबायोटिक्स भी इसमें दिया है। अदर एंटीबायोटिक्स में वही है आपका मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड में क्या है? ये देखिए एक्सेप्टर साइट पे बाइंड करेगा, इसको प्रमोटर साइट पे ले जाएगा। रॉक्सिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन इसमें आ जाएगा, ए से बी में ट्रांसलोकेशन को रोक देता है। क्या लिखेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस को भी रोकेगा, लेकिन ये ट्रांसलोकेशन को रोकेगा, ट्रांसलोकेशन को रोकेगा। टेट्रासाइक्लिन अमीनो एसिड tRNA इसको रोकेगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिस रीडिंग करा देगा और एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन क्या करेगा? ट्रांसलोकेशन को कर देगा। फिर मेट्रोनिडाजोल है, तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू नाइट्रोमिडाजोल डेरिवेटिव है, वो भी काम करता है। फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आ गया। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, थोड़ा पानी पी लो बेटा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में अब याद रखिए सेरपी, ऐसे याद रखिए। एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, ई से इथेम्ब्यूटाल, आर से रिफाम्पिसिन,
पी से पैराजिनामाइड और आई से आइसोनियाजाइड। फिर देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेनब्यूटाल, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और आइसोनियाजाइड, ये सब ड्रग्स हैं। कुछ नए ड्रग्स भी आ गए हैं, जैसे रिफाब्यूटिन है, साइक्लोसिरिन है, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन है, लियोफ्लॉक्सासिन यूज हो रहा है, ठीक है। ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी आप जान लीजिए तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज होता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स होता है जो एड्स के पेशेंट को करता है। फिर इसके बाद से एंटी फंगल है। एंटी फंगल में एंटी फंगल एजेंट में जो फंजाई को मतलब इन्फेक्शन होने से बचाए, मतलब फंगल इन्फेक्शन न होने दे, उसमें जैसे आप ड्रग पढ़ लेंगे, एम्फोटेरिसिन बी है, ग्रीसोफ्लुवीन है, ठीक है, फ्लुकनाजोल है, इट्रोकिनाजोल है, आजकल एबरकनाजोल आ गया है, एबरकनाजोल है मार्केट में, डॉक्टर लेबोरेटरी का आ गया है, इबरकोनाजोल, फिर वेरिकोनाजोल आ गया, लुलिकोनाजोल आ गया, ठीक है। फिर कई सारे फंगल इन्फेक्शंस के लिए ये यूज होता है। टर्बिनाफिन नाम सुने होंगे, सिक्लोपिराक्स ओलामीन, सिक्लोपिराक्स ओलामीन, जब नाखून वगैरह में जब किसी को वो हो जाता है फंगल इन्फेक्शन तो सिक्लोपिराक्स ओलामीन आता है, नेल लिक्वर इसका होता है, तो ये सब है। एम्फोटेरिसिन बी इंपॉर्टेंट है, ग्रीसोफ्लुवीन इंपॉर्टेंट है, आपका टर्बिनाफिन इंपॉर्टेंट है, फिर आपका टीनाडर्म में भी टर्बिनाफिन हो गया, फिर ग्रीसोफ्लुवीन हो गया, फिर फ्लुकनाजोल हो गया, फिर इट्रोकिनाजोल हो गया, कीटोकिनाजोल हो गया, कीटोकिनाजोल देखिए कीटोकिनाजोल भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसको याद रख लेंगे। फिर ये सब है। सोडियम बेंजोएट भी एंटी फंगल एक्टिविटी शो करता है। एंटीवायरल, एंटी फंगल के बाद एंटीवायरल आ गया। अब इसमें एंटीवायरल में एक तो आप एंटी एड्स में एंटी रेट्रोवायरल भी आप पढ़ सकते हैं और नॉन एंटी रेट्रोवायरल वायरस भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें जैसे एंटी हर्पीस वायरस भी आता है, तो एसाइक्लोविर, गेनसाइक्लोविर, एजिडोथाइमिडीन है, एजिडोथाइमिडीन एजेडिटी, ठीक है, जिडाबुडीन है, जिडाबुडीन, फिर लामुविडीन, स्टाबुडीन, फिर साक्वानावीर, रिटोनावीर, इंडियानावीर, ठीक है, अमांटाडीन, रेमांटाडीन, ये मार्केट में, नेवारापाइन, एफाविरेंज, ये सब ड्रग्स हैं। ये सब सारे एंटीवायरल ड्रग्स, सब एंटीवायरल। अभी फ्लेविपिराविर ये है, ये जो कोरोना के लिए फ्लेविपिराविर, रेलिडेपाविर, ठीक है, ये सब नए ड्रग्स हैं, ये एंटी कोरोना के लिए भी आ गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे एंटीवायरल में। और एंटी रेट्रोवायरल जो एड्स के अंदर यूज होने वाला ड्रग है उसको बोलते हैं ART। ये कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में भी पूछा, एंटी रेट्रोवायरल, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और इसमें एंटी ट्यूबरल एजेंट में, एंटी ट्यूबरल एजेंट में ये भी ड्रग पूछता है, डॉट्स। एक और होता है MDT। MDT का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स। फिर ट्यूबरकुलोसिस वाले व्यक्ति भूल गए थे, कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं या इसका मोन्टाक्स टेस्ट करते हैं, मोन्टाक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। और इसके लिए एड्स के लिए एलाइजा टेस्ट करते हैं, एंटीवायरल देखेंगे। एंटीलेप्रोटिक ड्रग, एंटीलेप्रोटिक ड्रग में जो लेप्राई के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, लेप्रोसी को रोकने के लिए यूज होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। इसके लिए कौन कौन से ड्रग है? डेप्सोन है, डाइएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन, डेप्सोन है, रिफाम्पिसिन है, मिनसाइक्लिन है। एक बहुत जमाने में एक यूज होता है हिडनोकार्पस आयल, फार्माकोग्नोसी में आप पढ़े होंगे, चालमोगरा, चालमोगरा है, चालमोगरा, चालमोग्रिक एसिड, चालमोग्रिक एसिड, तो ये यूज होता है हिडनोकार्पिक का, ठीक है। तो ये लेप्रोसी में यूज होने वाले ड्रग है। एंटीलेप्रोटिक सल्फोनामाइड में वही सबसे बेस्ट है जो डेप्सोन है, डेप्सोन को याद रखेंगे। फिर आप मिनसाइक्लिन को याद रखेंगे, रिफाम्पिसिन को याद करेंगे। ये बेसिकली ये सब ड्रग है। एक और ड्रग है क्लोफाजिमीन, याद रखेंगे क्लोफाजिमीन। केमोथेरेपी या प्रोटोजोआ, तो मेट्रोनिडाजोल आप याद रख लेंगे। और फिर प्रोटोजोआ में आपका ये क्लोरोक्विन जो इसके लिए प्लाज्मोडिया के लिए यूज होता है, क्लोरोक्विन, क्यूनिडीन, क्यूनिन, ठीक है, ये आप याद रख लेंगे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग में। एंटी एन्थालमेंटिक ड्रग, एंटी एन्थालमेंटिक ड्रग में देखो बेटा, एल्बेंडाजोल है, पिप्राजीन है, थियोबेंडाजोल है, इबरमेसिटीन है, इबरमेक्टाल का जो है वो भी है इसमें। और वो उसके लिए कार्बेमेजिपिन भी आता है जो उसके लिए लोआ एलिफेंटाइटिस के लिए यूज होता है, मतलब जिसको हाइड्रोसिल वगैरह उसमें हो जाता है, तो इसके लिए। बाकी
एंटी एंथेल्मेंटिक में जगह आप ध्यान रखिए, एल्बेंडाजोल, थियोबेंडाजोल, पिपराजीन है, तो ये सब ड्रग्स हैं। अभी प्रोटोजोआ में एक नया ड्रग आया है, मतलब नया क्या पुराना ही हो गया, नीटोजिनोक्सानाइड है, न्यूजोनाइड ओ, उसमें वो फ्लक्सासिन के साथ आता है। एंटीबायोटिक्स में और भी एंटीबायोटिक्स एक होता है जिसको मैं आपको भूल गया, अब केवल नाम नहीं दिया, बोला अदर एंटीबायोटिक्स, तो उसमें एक और भी याद कर लीजिएगा आप, फ्लूरोक्विनोलोन्स। फ्लूरोक्विनोलोन्स का नाम क्या है? फ्लूरोक्विनोलोन। इसमें आता है नारफ्लक्सासिन, ओफ्लक्सासिन, लिवोफ्लक्सासिन, गेटिफ्लक्सासिन, स्पारफ्लक्सासिन, रूबिफ्लक्सासिन, लोमनीफ्लक्सासिन, जेमिफ्लक्सासिन, ये सब आता है। इतने फ्लक्सासिन आते हैं, इतने फ्लक्सासिन आते हैं। क्या नाम है? फ्लूरोक्विनोलोन। कैसे काम करता है? तो ये डीएनए गायरेज को रोक के काम करता है। डीएनए गायरेज, बैक्टीरिया में जो डीएनए गायरेज होता है वो सुपर क्वालिंग करता है। क्या करता है? सुपर क्वालिंग। तो सुपर क्वालिंग को रोक देता है। डीएनए गायरेज का एक साइड होता है ए, एक होता है बी, एक कटिंग करता है, दूसरा रीसीलिंग करता है, ठीक है। तो ये बाइंड करके डीएनए गायरेज को रोक देगा, जिसे सुपर क्वालिंग नहीं होगा तो बैक्टीरिया रुक जाता है। ये जो आप खाते हैं ना, ओफ्लक्सासिन, लिवोफ्लक्सासिन, वो इसी के थ्रू काम करता है। किस ग्रुप का ड्रग है? फ्लूरोक्विनोलोन्स, एंटीबायोटिक्स में। वेंकोमाइसिन वगैरह भी आता है, वेंकोमाइसिन, ये सब भी ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स में आता है। एंथेल्मेंटिक हो गया, पिपराजीन, एल्बेंडाजोल, थियोबेंडाजोल। इसके बाद से है केमोथेरेपी ऑफ कैंसर। केमोथेरेपी ऑफ कैंसर के लिए ड्रग है। केमोथेरेपी ऑफ कैंसर में देखिए, केमोथेरेपी ऑफ कैंसर में कैंसर के देख लेते हैं कौन सा है। तो ये G1S, G2N, ये सेल साइकिल है। तो सेल ज्यादा बनने लगेगा तो उस समय कैंसर हो जाता है। तो इसके लिए अलग अलग से ड्रग्स आते हैं। सबसे इसका पहला ग्रुप का ड्रग है एल्काइलेटिंग एजेंट। क्या नाम है? एल्काइलेटिंग। एल्काइलेटिंग एजेंट में कौन कौन से होते हैं? साइक्लोफॉस्फामाइड, ईफॉस्फामाइड, क्लोरमब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड, ईफॉस्फामाइड, क्लोरमब्यूसिल। एक और ड्रग है डेकार्बाजाइन, डेकार्बाजाइन, क्लोरमब्यूसिल, क्लोरमब्यूसिल, फिर मेल्फेलान, मेल्फेलान, ये सब ड्रग इसमें आते हैं। डेकार्बाजाइन भी होता है। सीसीएनयू, सीसीएनयू नाइट्रोसोयूरिएज में आता है। बीसीएनयू, इसका फुल फॉर्म है सिस क्लोरोइथाइल नाइट्रोसोयूरिएज, बिस क्लोरोइथाइल साइक्लोहेक्सिन नाइट्रोसोयूरिएज, ठीक है। सिस क्लोरोइथाइल नाइट्रोसोयूरिएज में सिस क्लोरोइथाइल कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर्माइलेज वाला है, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद से इसमें सीधे सीधे आता है थियोटेपा, भी एक ड्रग है, थियोटेपा, थियोटेपा, ठीक है। ये भी आप एक डीटीआईसी भी ड्रग है, डीटीआईसी, डाइथाइल ट्राइएथेनिल इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड। सीसीएनयू का सिस क्लोरोइथाइल नाइट्रोसोयूरिएज, बिस क्लोरोइथाइल नाइट्रोसोयूरिएज, डाइथाइल ट्राइएथेनिल इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड, डीटीआईसी का फुल फॉर्म है। डिकार्बाजाइन भी इसको बोलते हैं। अब इसके बाद से एंटी मेटाबोलाइट ड्रग आ जाता है। एंटीफोलेट में मिथोट्रिक्सेट आ जाएगा, मिथोट्रिक्सेट आ जाएगा, 5-फ्लोरोयूरेसिल आ जाएगा, 6-मर्केप्टोप्यूरिन आ जाएगा, मतलब अलग अलग प्यूरिन, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसके बाद से एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे, डॉक्यूरोबिसिन, डायमोरोबिसिन, मिटोमाइसिन, मिथ्रामाइसिन, ठीक है, एल एस्पराजिनेज। फिर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट आ जाएंगे, बिंकाल क्लोराइड में बिनब्लास्टिन आ जाएगा, बिनक्रिस्टिन आ जाएगा, बिनब्लास्टिन, बिनक्रिस्टिन। कैप्टोसेसिन एनालॉग आ जाएगा, टोपोटेकान और अरिनोटेकान आ जाएगा। पोडोफाइलम के लिए इटोपोसाइड आ जाएगा, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, पोडोफाइलम से आ जाएगा, इटोपोसाइड आ जाएगा, बिनवास्टिन, बिनक्रेसिन। और फिर एक टैक्सिन्स आता है, डोसीटेक्सिल और पैक्लिटेक्सिल, ठीक है। तो टैक्सिन्स टेक्सस ब्रेविफोलिया प्लांट है, उससे वो निकाला जाता है। ये सब ड्रग है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स है, तो वही एंटीबायोटिक्स में डॉक्सिलोबिसिन, डायनोरोबिसिन, मिटोमाइसिन, मिथ्रामाइसिन, बिलियोमाइसिन, ये सब आता है। और फाइनली हार्मोनल वैल्यू को कन्वर्ट करने वाले ड्रग्स आते हैं, जो गोसारोलिन, नेफारोलिन, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर आता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन आता है, ठीक है। ये सारे ड्रग्स हैं। ओके बेटा, थैंक यू। हम भी थक गए, पूरा तुम्हारा ये हमने आज कवर कर दिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।